तो बच्चों आगे का टॉपिक देखते हैं, यूजिंग एंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन टू कैलकुलेट एंथैल्पीज़ ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन का यूज़ करके हम कैसे एंथैल्पीज़ ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, वी कैन यूज़ हेस लॉ का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, एंड टेबुलेशंस ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ वैल्यूज सच एज दोज इन टेबल 5.3 एंड अपेंडिक्स सी टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर एनी रिएक्शन फॉर विच वी नो द standard enthalpy of formation values for all reactants and products. For example, consider the combustion of propane gas, which is C3H8 gas to CO2 gas and H2O liquid under standard conditions. तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें केवल हिस्सा का नॉलेज होना चाहिए और हमें सबकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में पता होनी चाहिए बच्चों। तो अगर ये दो चीज़ हमें पता है तो हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है और हिस्सा का हमें नॉलेज है, तो इनकी मदद से हम किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसलिए फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज किया है, इस वजह से हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं अगर हमें हिस्सा पता हो और उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट या कंपाउंड, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, उन सब के लिए हमें अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू पता हो तो हम उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिएक्शन देखें, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है, ये प्रोपेन होता है, C3H प्रोपेन गैस है, इसका कंबशन दिखाया गया है और हमसे कहा गया कि इस रिएक्शन का हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। इस रिएक्शन के लिए हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है बच्चों। इस रिएक्शन के लिए हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज द सम ऑफ 3 फॉर्मेशन इक्वेशंस। हम इस रिएक्शन को सम ऑफ 3 फॉर्मेशन रिएक्शंस के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हमारे पास C3H8 गैस है, तो हमने देखा यार C3H8 गैस है तो इसमें 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 3 कार्बन लिख दिया सॉलिड फॉर्म में, जो कि होते हैं उनकी स्टेट मेंशन करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम हो गए हमारे पास, 3 मॉलिक्यूल एक्चुअली में कार्बन के लिए, पर 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में 3 ही कार्बन के एटम होते हैं। हमें पता है कार्बन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक ही एटम होता है। तो यहाँ पे 3 कार्बन के मॉलिक्यूल ले लिए सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन 8 हैं तो इस वजह से 4H2 ले लिया हमने, है ना, 8 एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन के, गैसेस फॉर्म में ले लिए। तो यहाँ पे कार्बन जो हमने रियल में चूज़ किया ये ग्रेफाइट है बच्चों, क्योंकि हमें पता है, बता चुका हूँ ऊपर की, ग्रेफाइट क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए ग्रेफाइट हम चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सब ले लिया। अब हम आगे देखते हैं, तो इसके लिए जो हमें, हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे लिखी है, वही डेल्टा H1 के बराबर भी है, और वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी उसकी, मान लेते हैं यही वैल्यू है, कुछ वैल्यू है इसके लिए, ठीक है। तो इसको डेल्टा H1 दिखा रहे हैं, इसको हम डेल्टा H1 कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम डेल्टा H1 कह रहे हैं जो कि माइनस डेल्टा H नॉट एफ के बराबर है C3H8 की, है ना, डेल्टा H माइनस डेल्टा H नॉट एफ किसकी, C3H8 गैस की, ठीक है। फिर हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं, अब आप बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं बच्चों, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आ गया, इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हमने माइनस का साइन क्यों लगा दिया, पूछ सकते हैं कि नहीं बच्चों। बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में इसकी हमने माइनस का साइन इस वजह से लगाया है क्योंकि हमने अगर C3H8 की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को लिखना था तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें, C3H8 गैसेस स्टेट में प्लस 5O2 गैसेस स्टेट में 3CO2 गैस प्लस 4H2O लिक्विड। तो हमने क्या कहा कि हम हर रिएक्शन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमने कहा कि हम हर रिएक्शन के लिए क्या करेंगे कि हर रिएक्शन के लिए पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि C3H8 गैस है प्लस 5O2 गैस है, मिलकर बना रहा है 3CO2 गैस प्लस 4H2O लिक्विड। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज द सम ऑफ 3 फॉर्मेशन इक्वेशंस। तो 3 फॉर्मेशन इक्वेशंस के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि C3H8 गैसेस को पहले, इसके लिए हम, इसके फॉर्मेशन के लिए हम रिएक्शन पहले लिख रहे हैं। तो C3H8 गैस, यहाँ पे 3 कार्बन हो गया सॉलिड प्लस 4H2 गैस हो गया। तो आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा H1, इसको हमने डेल्टा H1 नाम रख दिया, तो इसको हमने कहा डेल्टा H1 और उसकी वैल्यू है माइनस डेल्टा H नॉट एफ ऑफ C3H8 गैस। तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि यहाँ पे इस माइनस साइन कहाँ से आ गया। तो बच्चों माइनस साइन इस वजह से आ गया क्योंकि ये रिएक्शन तो एक्चुअल में ये थी ना, क्या ये थी रिएक्शन, C3H8 की रिएक्शन ये थी, 3 कार्बन प्लस 4H2, ये सॉलिड स्टेट में आपका है और ये आपका गैसेस स्टेट में है, और ये मिल के बना रहा है C3H8, क्या बना रहा है मिल के, C3H8 जो कि गैसेस स्टेट में है। इसके लिए जो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इस चीज़ के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो है हमारी कितनी, डेल्टा H नॉट ऑफ F। ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C3H8 के लिए। C3H8 के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है बच्चों, वो ये है, जो इस केस में यहाँ पे मैं आपको ये जो यहाँ पे ये लिखी है, ये पूरी वो रिएक्शन है, 3 कार्बन सॉलिड है ना प्लस 4H2 गैस मिलकर बना रहा है C3H8 गैस।
तो इसके लिए जो डेल्टा एच नॉट एफ है, यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8 है, उसकी वैल्यू है डेल्टा एच नॉट एफ। लेकिन हमने यहाँ पे रिएक्शन उल्टा करके लिखा है। देखिए यहाँ पे C3H8 गैस पहले है, उसके बाद इसका डिकम्पोजिशन लिखा है। तो जो कि रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया। तो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ा बड़ा थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोकेमिस्ट्री का, तो आप इतनी बात जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन है, तो अगर उसमें ए से बी बन रहा है बच्चों, ए से बी बन रहा है, उसके लिए डेल्टा एच नॉट एफ की वैल्यू एक्स है। तो अगर उस रिएक्शन को आप रिवर्स कर देंगे, यानी बी से ए बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, हमारा डेल्टा एच में जो उसका साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना बच्चों। साइन भी रिवर्स हो जाता है। डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, लेकिन उसका साइन रिवर्स हो जाता है। तो इस वजह से जो डेल्टा एच वन है उसमें माइनस डेल्टा एच नॉट एफ लिखा है ना, क्योंकि हमने साइन यहाँ पे रिवर्स इसलिए हुआ क्योंकि हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है। और वहीं अगर आप देखें दूसरी तरफ, तो ऑक्सीजन के लिए तो हमें पता है कि ऑक्सीजन 5O2 है। तो चूँकि हमें पता है कि ऑक्सीजन के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है वो 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल फॉर्म ऑक्सीजन और एलिमेंटल फॉर्म में भी है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू है वो बच्चों 0 हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट अभी हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? ये देखिए यहाँ पे हमने इस पॉइंट को भी पढ़ा था आपके सामने। मैं इसको फिर से लिखता हूँ। बाय डेफिनेशन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट इज 0 बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन रिएक्शन नीडेड व्हेन द एलिमेंट इज ऑलरेडी इवन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। ओके, तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे CO2 के लिए। CO2 के लिए कौन सी रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे देखो CO2 में यहाँ पे 3 CO2 बन रहे हैं चूँकि। तो यहाँ पे 3 कार्बन चाहिए सॉलिड में, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 6 गैसियस ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे गैसेस स्टेट में, और 3 CO2 गैस स्टेट में हमें मिल रहा है। तो ये इसके लिए फॉर्मेशन, जो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो डेल्टा एच नॉट एफ है, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 के लिए 1 मोल के लिए होता है ना। तो यहाँ पे चूँकि देखिए 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इस वजह से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों, करना पड़ेगा ना। यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमने रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का लिखा जाता है रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की रिएक्शन को लिखा है, हमने रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया, इसलिए साइन पॉजिटिव है। और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन इसलिए क्योंकि 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया CO2 गैस के लिए, यानी कि डेल्टा एच नॉट एफ CO2 गैस के लिए वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको डेल्टा H2 नाम रख रहे हैं, इसका डेल्टा H2 नाम रख रहे हैं। वही थर्ड के लिए देखें तो H2 बनाना है, तो H2 यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है, तो 4H2 यहाँ पे लिख दिया गैसेस फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन हमने ले लिया, 4 ऑक्सीजन आइटम चाहिए, तो यहाँ पे 2O2 लिख सकते हैं, गैसेस फॉर्म में होता है ना। लेकिन सबसे स्टेबल फॉर्म लिखा जाता है, तो यहाँ पे सबसे स्टेबल फॉर्म ने लिखा है ना, ओजोन या ओ नहीं लिख सकते हम लोग, है ना। इस बात का ध्यान रखना है हमको, पहले ही पढ़ा है। तो इससे बना क्या? 4H2 लिक्विड बन गया। 4H2 क्या बन गया बच्चों? लिक्विड बन गया। स्टेट जरूर मेंशन कीजिए आप। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा एच नॉट एफ को। यहाँ पे H2 लिक्विड के लिए यहाँ पे 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। क्यों? समझ गया ना, 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये बहुत जरूरी समझना। उसको डेल्टा H3 दिया। तो अब इतना हमने पूरा काम कर दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए। पूरा इसमें हमने 3 रिएक्शन लिखी। उस रिएक्शन के लिए जिस रिएक्शन के लिए हम फाइंड करना चाहते हैं डेल्टा एच नॉट रिएक्शन के लिए निकालना चाहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने उस रिएक्शन के लिए 3 फॉर्मेशन रिएक्शंस लिखी, है ना बच्चों। 3 फॉर्मेशंस लिखी। अब उनको हम ऐड करेंगे। तो अगर इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है भाई? जो रिएक्टेंट साइड है C3H8 गैस प्लस 5O2 गैस, यहाँ पे मिलेगा 3CO2 गैस प्लस 4H2 लिक्विड। तो इसके लिए जो डेल्टा रिएक्शन के लिए पूरा आएगा उन सबका एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। जितना भी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 उनका एडिशन कर देंगे और कुछ नहीं। तो डेल्टा जो नॉट रिएक्शन, ये नॉट का साइन क्या दिखाता है कि रिएक्शन जो है स्टैंडर्ड स्टेट में ये पूरी प्रोसेस स्टैंडर्ड स्टेट में हो रही है। तो उसके लिए जो इसका सम कर देंगे डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और प्लस डेल्टा H3 बच्चों, ना पूरा इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। सारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शंस को हमने सारे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हमने ऐड कर दिया। ऐड ऑन करके हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हमने मिल गई हमें वो। चलिए बच्चों, इतनी बात आप समझ गए हैं। तो अगर आप ये बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे देखते हैं, इसमें लिखा है नोट दैट इट इज़ समटाइम्स यूजफुल टू ऐड subscripts to the enthalpy changes as we have done here to keep track of the associations between reactions and their delta H values. Okay, so notice we have used Hess law to write the standard enthalpy change for equation 5.29 as the sum of the enthalpy changes for equations 5.26 through 5.28. ओके, मैं 5.26 से लेके 5.28 तक के रिएक्शंस को ऐड ऑन किया, तब हमें जाके नेट इक्वेशन 5.29 के लिए हमने फाइंड किया है ना, एज द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस फॉर इक्वेशंस 5.26 थ्रू 5.28. वी कैन यूज़ वैल्यूज़ फ्रॉम टेबल 5.3. वी कैन यूज़ वैल्यूज़ फ्रॉम टेबल 5.3 टू कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन. हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि इन सब की वैल्यू हमें याद तो रहेगा नहीं. क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछेगा तो इन सब के लिए फॉर्मेशन की वैल्यू, इनके लिए C3H8 के फॉर्मेशन की वैल्यू, CO2 के फॉर्मेशन की वैल्यू, H2 के फॉर्मेशन की वैल्यू, इनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन में कंफर्म देगा, ठीक है. तो इनकी वैल्यू हम देख लेंगे. और चूँकि हमने ये फाइंड किया डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, तो इस प्रकार से हम सबकी वैल्यू लिख लेंगे. तो डेल्टा H में हमने माइनस में फाइंड किया हुआ था, मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पर C3H8 प्लस
3 आर मल्टीप्लेक्स का पूरा एड ऑन करके इसकी वैल्यू को लिख के, और जो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ गई वो माइनस का 2220 किलो जूल आ गई है। तो आप समझ गए। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन है ए से जिसमें बी बन रहा है, और इसके लिए अगर आपकी डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू अगर एक्स है बच्चों, तो एक बात ध्यान ये रखिए कि अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 मोल की बात करने लगे, 2 मोल की बात करने लगे, तो इसके लिए जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू होगी वो 2x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्टोइचियोमेट्री में चेंज करा तो स्टोइचियोमेट्री में चेंज करने पे इंथैल्पी चेंज में इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, बहुत ध्यान रखिए, है ना? हाँ, वेरी गुड। स्टोइचियोमेट्री में चेंज करने पे इंथैल्पी में चेंज पड़ता है। वहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपने ध्यान दिया हो तो ई नॉट की वैल्यू पर चेंज नहीं पड़ता स्टोइचियोमेट्री में चेंज करने पर, है ना बच्चों? ई नॉट की वैल्यू पर चेंज नहीं पड़ता स्टोइचियोमेट्री में चेंज करने पर। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा जब, तो बताऊंगा इस बात के बारे में थोड़ा सा, ठीक है? तो हमने सब कुछ आराम से कर दिया। यहाँ पे C3H8 के लिए कुछ वैल्यू थी, माइनस का साइन पहले से बाहर था, और ये सब प्लस से होकर सॉल्व करके पूरे माइनस 2220 किलो जूल आ गई, जो कि ये दिखाती है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्योंकि क्या रिप्रेजेंट करती है कि रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है ना। अगर डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और डेल्टा एच नॉट की वैल्यू भी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। बच्चों आगे देखते हैं। तो यहाँ पर फिगर 5.23 एन एंथैल्पी डायग्राम फॉर इक्वेशन 5.2 shows our propane combustion reaction broken down to the 3 reactions. Several aspects of this calculation depend on the guidelines we discussed in 5.4 point। ठीक है? तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया किस प्रकार से हम वहाँ तक पहुँचे रिजल्ट तक, को देख सकते हैं इसको। सबसे पहले डिकम्पोजिशन हुआ है ना उसका, फिर फॉर्मेशन ऑफ CO2, पहले डिकम्पोजिशन हुआ C3H8 का, फिर फॉर्मेशन ऑफ CO2 हुआ है, फिर फॉर्मेशन ऑफ H2O हुआ है। तो सबको इस प्रकार से दिखाया गया है। अब लास्ट प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, शायद कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिकम्पोजिशन को। तो इक्वेशन 5.26 इज द रिवर्स ऑफ द फॉर्मेशन रिएक्शन फॉर C3H8 गैस। सो द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द नेगेटिव ऑफ द डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ वैल्यू फॉर द प्रोपेन फॉर्मेशन रिएक्शन, है ना? बिल्कुल सही बात है। माइनस डेल्टा एच नॉट और एफ C3H8 गैस के लिए, ठीक है? वो बताया था आपको, सब समझा दिया मैंने पहले ही। अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ CO2 देखते हैं। तो इक्वेशन 5.27 इज द फॉर्मेशन रिएक्शन फॉर 3 मोल ऑफ CO2 गैस बिकॉज एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप इज 3 डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ CO2 गैस, है ना? क्योंकि हमने बताया कि आपको अगर स्टोइचियोमेट्री में चेंज करेंगे तो एंथैल्पी में चेंज होगा। क्योंकि स्टोइचियोमेट्री में चेंज करने पे एंथैल्पी में क्यों चेंज होगा? क्योंकि एंथैल्पी बच्चों एक एक्सपेंसिव क्वांटिटी है। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, अमाउंट सिस्टम में कितना अमाउंट है इस पर डिपेंड करती है एंथैल्पी की वैल्यू। वहीं फॉर्मेशन ऑफ H2O में वही लिखेंगे, एंथैल्पी चेंज फॉर इक्वेशन 5.28 फॉर्मेशन ऑफ 4 मोल ऑफ H2O इज 4 into delta H not of F, है ना? H2O liquid के लिए the reaction specifies that H2O liquid is produced, so be careful to use the value of delta H not of F for H2O liquid and not the value for H2O gas। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप इसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं, किसकी, इसके लिए जब आप वैल्यू लिखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो ध्यान दीजिए कि स्टेट में लिक्विड ही लिखा हो, क्योंकि लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन में। तो ध्यान दीजिए कि आप जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू ले रहे हैं वो H2O लिक्विड के लिए ले रहे हैं, क्योंकि H2O गैस की वैल्यू अलग है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, और H2O लिक्विड की वैल्यू अलग है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए बच्चों। ठीक है बच्चों? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। तो नोट दैट इन दिस एनालिसिस वी अज्यूम दैट द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट मोल फॉर इक्वेशन 5.29, देयरफॉर डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन बराबर -2220 किलोजूल रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ऑफ 1 मोल C3H8 एंड 5 मोल O2 to form 3 मोल CO2 and 4 मोल H2O। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स एंड द एंथैल्पी चेंज इन किलोजूल पर मोल हैज़ द यूनिट्स किलो जूल। ओके, तो जो यूनिट होगी वो एंथैल्पी चेंज की वो हमें पता है किलो जूल पर मोल में होती है, तो वही कर देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स एंड द एंथैल्पी चेंज इन किलो जूल पर मोल हैज़ द यूनिट्स किलो जूल। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ इन किलो जूल पर मोल बराबर किलो जूल। ये देयरफॉर प्रोवोट डेल्टा एच रिएक्शन इन किलो जूल। तो हमें पता है कि अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, रिएक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, तो उसकी हम यूनिट किलो जूल मान सकते हैं। किलो जूल कैसे या यूनिट आप समझ सकते हैं चीज़ बहुत आसानी के साथ में। तो यही चीज़ है सब। तो आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स एंड एंथैल्पी चेंज इन किलो जूल पर मोल हैज़ द यूनिट्स किलो जूल नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ इन किलो जूल पर मोल। तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और किलो जूल बराबर हो जाएगा। देयरफॉर रिपोर्ट डेल्टा एच रिएक्शन इन किलो जूल। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कि देयरफॉर रिपोर्ट, है ना? गुड, आगे देखते हैं। तो we can break down any reaction into formation reactions as we have done here. When we do, we obtain the general result that the standard enthalpy change of a reaction is the
sum of the standard enthalpies of formation of the products minus the standard enthalpies of formation of the reactants. वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप चुपचाप एक काम करिए कि प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट बने हैं इन प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन को ऐड ऑन करिए, और रिएक्टेंट साइड में जितने रिएक्टेंट बने हैं उनकी सारी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन को ऐड ऑन करिए, और प्रोडक्ट वाली स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन से रिएक्टेंट वाले को माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, यानी डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा आपको। वही बात लिखिए, वी कैन ब्रेक डाउन एनी रिएक्शन इनटू फॉर्मेशन रिएक्शंस एज वी हैव डन हियर। व्हेन वी डू वी ऑब्टेन द जनरल लेवल दैट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इस चीज़ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कई बार रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स बना के जेई मेंस और एडवांस में भी इस फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे रिएक्शन स्टैंडर्ड वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम ना, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन बराबर समीशन ऑफ एन डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ प्रोडक्ट्स माइनस समीशन ऑफ एम डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ रिएक्टेंट्स, है ना बच्चों। यहाँ पे एन एम क्या है, ये मोल्स की संख्या दिखाता है ना, ये टोटल मोल्स दिखाता है हमको। क्या दिखाता है बच्चों? टोटल मोल्स दिखाता है। ये समीशन का साइन आप जानते ही हैं। तो बस यही करना है कि हमें जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स की, जितने भी प्रोडक्ट बने हैं उन प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करना है, और इसी तरह जितने रिएक्टेंट्स बने उनकी रिएक्टेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करना है। प्रोडक्ट वाली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिएक्टेंट वाली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर देना है। हमें डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, हम मिल जाएगा अभी, है ना। तो इस फार्मूला को आप ध्यान में रख सकते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पे लिखा भी है द सिंबल सिग्मा, इसको समीशन कहते हैं। द सिंबल सिग्मा मीन्स द सम ऑफ एंड एन and m are the stoichiometric coefficients of the relevant chemical equation. Very important rule है ना। The symbol sigma means the sum of and n and m are the stoichiometric coefficients of the relevant chemical equation. The first term on the right in equation 5.31 represents the formation reactions of the products। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा है? The first term on the right in equation 5.31 represents the formation reactions of the products which are written in the forward direction in the chemical equation, that is elements reacting to form products. This term is analogous to equations 5.27 and 5.28. The second term on the right in equation 5.31 represents the reverse of the formation reactions of the reactants along analogous to equation 5.26, which is why this term is preceded by a minus sign। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, है ना, ये आप सब समझते हैं। तो ये टॉपिक बच्चों यहीं से ख़त्म होता है। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर थोड़ा फोकस करना है तो आप बता दीजिएगा, मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा। थर्मोडायनामिक्स के सारे न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे हम जैसे अच्छी स्टैंडर्ड बुक के। धन्यवाद। नहीं तो क्लास की टाइमिंग बढ़ाने से वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। थैंक यू।